हाय गाइस, गुड इवनिंग। आइए हम यहाँ से बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप देख लेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के लिए 2.1 तक का कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद से हम आज बात करेंगे 2.2 के बारे में, राइट। तो देखते हैं, मैं इसमें पढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी है क्या, बीट बाय बीट हम एनसीईआरटी को देखेंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी को देखेंगे और उसके बाद से हम इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। ये पॉलिसी है हम लोग को पढ़ने का, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पूरे 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप देखेंगे वीडियो, अगर फ्रूटफुल होगा तो इसे आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देंगे ताकि जो हमेशा आपको ये वीडियो मिलते रहेगा, राइट। ओके, तो चले हम लोग शुरू करते हैं, एक एक लाइन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप जा करके देख लें फर्स्ट वीडियो को, ताकि जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आसानी से हम समझ सकेंगे। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, चले देखें क्या लिखा हुआ। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहली बात, सॉल्यूशन किसको बोलते थे हमने बताया था, ये देखिएगा, दो या दो से डिफरेंट कंपोनेंट जब डाल देते हैं तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, composition of a solution can be described by expressing its concentration। मतलब क्या, जो हाईलाइट किया हूं उसको आप हाईलाइट कर देंगे, यानी कि कंपोजिशन जो होता है सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोजिशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में। अब मैं बताऊंगा जो कंसंट्रेशन क्या क्या होता है, राइट। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड देयर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्या लिखा हुआ है, लेटर कैन बी एक्सप्रेस देयर क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बोले तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एक पढ़ना इनऑर्गेनिक का चीज है, लेकिन हम राइट नाउ इसमें क्या होता है क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव, क्यों क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, ये सब चीज निकालने को मुझे बोलेगा। तो दैट इज द क्वांटिटी। मेजरमेंट हम जब करेंगे तो क्वांटिटी के हिसाब से करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक चैप्टर है, हम लोग को पढ़ना होता है 12th क्लास में, राइट ना, वो अभी हट गया वो सिलेबस से। ओके, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, नैप जो आया है, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। पहली बात बता दूं मैं, जो 2021 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को ही पढ़ना है। अगर 11th क्लास है तो जो सीक्वेंस है, जो सिलेबस है वही पढ़ना है। 12th क्लास जो सिलेबस है उसे पढ़ना है। 10th क्लास का है वही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन होगा 22 से, यानी कि 22 बोले तो 22 या 23 ऐसा लिखा हुआ है। धीरे धीरे इसे प्रोसेस में लाया जाएगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन अप टू 2030 तक के लिए ये कहा गया है, राइट। तो प्लीज आप इसके लिए कभी ना ये करें। हाँ, जो सिलेबस कट शॉर्ट किया गया है उसको मैं यहाँ से एनसीईआरटी में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उस चीजों को मैं छोड़ दूंगा, ताकि जो वो सिलेबस में जब है नहीं तो उसे आएगा नहीं, तो उसके लिए हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैंने एक चीज और बताया था पिछले वीडियो में कि हम जो भी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने बताया था जो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ताकि जो कुछ भी मैंने पढ़ा उसमें हमने कॉपी में क्या मुझे नोट करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में तो है, वो मेरे पास है, मैं लाइन कर दिया आपको, और उसे हम समझ पाएंगे क्या क्या चीजें हैं, हम पढ़ पाएंगे। लेकिन नोट क्या, एनसीईआरटी हमेशा पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। नोट्स एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जो कि जो आपको कॉपी में होना चाहिए। उसके लिए आप कैसे समझ पाएंगे इजी वे में, उसको हम बात करेंगे, राइट। तो यही था, इसके अनुसार से हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे देखिए, तो यहां पे लेटर कैन बी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए फॉर एग्जांपल में दिया हुआ क्वालिटेटिव, वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। मैंने क्वालिटेटिव कहता है कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, उसके बारे में क्वालिटेटिव की बात, दैट इज रिलेटिवली वेरी लो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यानी कि क्वालिटेटिव में हमको केवल डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड फॉर्म ही बताना है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड फॉर्म है, बस इतना ही के बारे में जानना है। लेकिन और इट कैन बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, दैट इज द वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द, ये हुआ मेरे पास क्वालिटेटिव। बट इन द रियल लाइफ these kind of description can add a lot of confusion।
ये बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, किसके लिए क्या है क्या नहीं है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड दस द नीड फॉर ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि जे हमको जरूरत पड़ता है क्या, क्वांटिटेटिव निकालने के। क्वालिटेटिव में कौन डाइल्यूटेड है कौन कंसंट्रेटेड है, तो उसके लिए काफी कंफ्यूजन होता है। आप कैसे कह सकते हैं 5 ग्राम है तो डाइल्यूटेड है या 10 ग्राम है तो कंसंट्रेटेड है, मतलब कि काफी कंफ्यूजिंग है। दैट्स व्हाई इसमें एनसीईआरटी में ये बातें लिखी है कि हम क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या, देयर आर सेवरल वे बाय विच we can describe the concentration of the solution quantitatively, यानी कि क्वालिटेटिवली नहीं क्वांटिटेटिवली, यानी कि हम वेट वगैरह कैसे निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन जो होता है उसके लिए सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास सेवरल वे है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंट, यानी कि इसको ऐसे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी लिखते हैं, इसी को लिखते हैं हम परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो लिखा मास परसेंट, यहां परसेंटेज डाल देंगे ऐसे, तो यह हो जाएगा मास परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा हुआ। तो इसमें देखिए इसके लिए द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, मास परसेंट, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है आपको। मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या है, दैट इज द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है हम जान गए हैं। तो मास कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कंपोनेंट बोले तो सॉल्यूट है, इसके लिए इक्वल टू, यानी कि मास कंपोनेंट इक्वल टू, यहां पे देख लीजिएगा मास कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूट, या हम लिख देते हैं डायरेक्ट, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ देखिए मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। किस कंपोनेंट की बात करते हैं, यानी कि वेट ऑफ, ऐसे लिखो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि क्या लिख दूं यहां पे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। यही आपको कॉपी में लिखना पड़ा इनटू 100, ठीक है, यही आपके कॉपी में लिखा जाएगा। ये जो तो टिपिकल वर्ड टाइप का लिखा हुआ है, जो टिपिकल तरीके से लिखा है, इसको नहीं, ये कंपोनेंट जो लिखा है इसमें कंफ्यूजन रहता है कौन सी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए बोलता है मास परसेंट के केस में आप बस इतना समझें, कि कंपोनेंट जो लिखा हुआ है उसके लिए इसका मीन्स है ये सॉल्यूट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, चूंकि कंसंट्रेशन टर्म उसी से आएगा। तो पहला आपके पास डेफिनेशन आपको मैं बताया, जे मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि मास ऑफ क्या, मास ऑफ, यहां पे लिख दो ये इसके जगह पे सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये के लिए मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ इनटू 100 कर देंगे, राइट, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, कहीं कहीं पे क्या होता है, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऐसे देता है, एंड दैट इज इक्वल टू अगर 10 दे दिया, या यूं कर दे 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऐसा दे दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना होगा, ये जो परसेंटेज है मैं बता रहा हूं, ये जो परसेंटेज निकाल के आया है ये किसका परसेंटेज है, बोलिए किसका परसेंटेज है, दीज आर द सॉल्यूट का परसेंटेज है, यानी कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, टोटल मास जो है उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। उसके बाद जब भी बात करते हैं परसेंटेज का टर्म आता है, जब भी परसेंटेज का टर्म आता है, इसका मीन्स है जो 100 में उसको डिफाइन किया गया है, यानी कि ये बताया गया 100 में कितना परसेंट प्रेजेंट है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बोलता है 15%, इससे साफ पता चलता है जो 100 ग्राम कुछ है जिसमें 15 ग्राम क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट्स ऑल। इसका मीन्स यही होता है, यानी कि हमेशा 100 में कितना ग्राम है, कितना परसेंट, अगर ये 100 वॉल्यूम ml होता तो ये 15 ml हो जाता, 100 वेट ग्राम होगा तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ये मतलब कि इस तरीके से, यानी कि 100 में ही हमको हमेशा डिफाइन करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर, ये साफ पता चलता है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, यानी कि 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ऐसे बाई मास का मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की बात कर रहा है, तो हम क्या समझेंगे 10 ग्राम कहां पे है, ग्लूकोज है, और 90 ग्राम क्या है, वाटर है, और ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या समझा कि 10 ग्राम ग्लूकोज है किसमें, 90 ग्राम वाटर में,
इसी दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना हो जाएंगे 100 ग्राम। तो हम अगर यहां पे लिखना होगा परसेंट W by W लिखना होगा तो क्या लिखूंगा 10 by 100 into 100 and that is equal to 10%। वाई मैंने नीचे में 100 लिखा क्योंकि दीज आर द वेट ऑफ द सॉल्यूशन है, दीज आर द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। और ये क्या है वेट ऑफ किसका है साहब सॉल्यूट का है, यही तो लिखा हुआ है, यही तो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। तो ये पूरे इस पूरे प्रकरण में यही चीजें बातें लिखी हुई है कि क्या होता है क्या नहीं। मैं देखिए एक बार छोटा सा पढ़ के बताता हूं, हालांकि टाइम के लिए किलिंग हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूं जी क्या सीन है। देखते सी हियर फॉर एग्जांपल में क्या लेता है इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, ठीक है। इट मींस इसका मतलब ये होता है इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 19 ग्राम ऑफ वाटर, 19 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन ए 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी कि क्या कहता है जो 10 ग्राम ग्लूकोज में 90 ग्राम वाटर मिला देंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, दीज आर द सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखता है कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पस है। खैर इसके लिए फॉर एग्जांपल में लिखा है कमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है यानी कि जो क्लीनिंग के लिए बात करते हैं, जिस क्लीनिंग की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ कमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन हाइपोक्लोराइट इन ए वाटर। इसका मतलब क्या बनता है यहां पे साफ पता चलता है जो 3.62 ये इंडस्ट्रियल में होता है 3.62 ग्राम क्या लिखा हुआ है क्लोराइड होता है कितना में। अब इसमें 100 माइनस कर दीजिएगा 3.62 तो ये जो बचेगा ये वाटर हो जाएगा, राइट। क्योंकि फाइनली 100 ग्राम सॉल्यूशन में ही ये लिखा जाता है, ऑलवेज ये लिखा हुआ ना 3.62 मास परसेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आता है जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें इतना ग्राम क्या है ये सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन पता है, इतना ग्राम सॉल्यूट पड़ता है, तो आपको सॉल्वेंट नहीं पता चलेगा। क्या पता चल जाएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। ये बात आपको पता है, राइट। अब इस तीनों की चीजें पता है तो आप इधर उधर करके निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए सेकंड केस के लिए वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लिखते हैं परसेंट वी बाई वी, वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज द परसेंट वी बाई वी। तो सेम है एज इट इज है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। वन सेकेंड कंपोनेंट मतलब क्या हुआ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, उसके बाद से टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है इसके बारे में बात करना है। अगर ऊपर में ml है तो नीचे में ml, अगर ऊपर में लीटर में तो नीचे में लीटर, इस टाइप से इंटू 100 कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। सेम है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे परसेंट वी बाई वी दैट इज इक्वल टू यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। मैं बताया ये ml में होगा तो ये भी ml में, ये लीटर में तो ये भी लीटर में। इसका मतलब ये जो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जब भी गिवन होगा, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दूं 20% वी बाई वी, अगर ये गिवन है 20% वी बाई वी आप NaCl कुछ भी लिख दे तो इससे क्या समझ में आएगा आपके पास, या इथेनॉल कर दें, इथेनॉल कर दें लिक्विड फॉर्म में होता है मैं मान लेता हूं, तो क्या बताएंगे आप कि 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, राइट। इसका मतलब अगर मैं पूछूं तो आप सॉल्यूट के वॉल्यूम कितना बताएंगे तो सॉल्यूट का वॉल्यूम दैट इज 20 में ml, और सॉल्वेंट के लिए अगर पूछे तो क्या बताएंगे 80 ml, और दोनों को मिक्सअप करेंगे तो 100 ml हो जाएगा। ऑलवेज जब भी परसेंटेज ये गिवन है तो 100 में ही डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। मैं जब नोट्स में आपको लिखाऊंगा
जब नोट्स में लिखाऊंगा तो बहुत इजी तरीके से इसको आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे लिखना है। इतनी सारी चीजों को मैं समझा दे रहा हूं ताकि एनसीईआरटी आपको पढ़ने में इजी होगी। बस केवल आप लेक्चर को सुनेंगे अच्छी तरीके से, बुक को सामने खोल कर रखेंगे, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। ये उन बच्चों के लिए है ज्यादातर जो बच्चे एकदम बिल्कुल ही उनको एनसीईआरटी से फोबिया है, एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। और मैं थोड़ा सा टच करूंगा नीट और जेई लेवल के लिए भी, तो इसके लेकर के मैं नीचे में अपना जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होगा, एनसीईआरटी जितना हम पढ़ेंगे उस पोर्शन का मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जो आपको कॉपी में लिखना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल में 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस क्या होता है 10 ml, 10% दे दिया, इसका मतलब 10 ml इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, यानी कि 100 ml का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्यूशन 100 ml होगा जिसमें 10 ml क्या होगा, 10 ml इथेनॉल होगा। अब कहता है सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट, यानी कि हमेशा हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात किए थे तो हम बोले थे जी यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। एनसीईआरटी में पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर में। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट, यानी कि इस यूनिट में हम लोग लिक्विड का जो सॉल्यूशन होगा उसी को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे बोल रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल 35%, देखिए 35% W बाई 35% V बाई V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर देखिए यहां पे एक छोटा सा चीज बता देता हूं आपको, 35% इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, एन एंटीफ्रीज इज यूज इन कार फॉर द कूलिंग ऑफ इंजन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एट दिस कंसंट्रेशन द एंटीफ्रीज लो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना केल्विन। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, थोड़ा सा इसमें टच दे दिया फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, उसमें तो हम लोग आगे चल करके समझेंगे, बट राइट नाउ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कंसंट्रेशन 35% बोला है, 35% ये दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर ऐसा है, ये क्या करता है कि जब कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे ना तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो पहले देखिए एक छोटा सा देखिए, ये वाटर है, केवल वाटर है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन इसी में सोल्यूट अगर हम मिला देंगे ना तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो होगी ना वो घट जाएगी। इसका मतलब क्या, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग क्या करते हैं, कार वगैरह जो होता है, जो हम लोग आज जो यूज करते हैं कार वगैरह, उस केस में क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए हम लोग को कंसंट्रेशन में जो एंटी फ्रीज करने का काम आता है, यानी कि जे उसके कार का जो इंजन होता है जिसको कूल करना होता है। अब देखिए अगर ठंडे का मौसम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रहेगा तो कार तो ऐसे ठंडा हो जाएगा, तो स्टार्ट नहीं होगा। जिसका वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब फ्रीज हो जाएगा तो उसमें हम लोग ये चीजें मिलाते हैं, क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल। उसके लिए कुछ इंजन होगा, उस इंजन में कुछ इथाइलिन ग्लाइकोल इतने कंसंट्रेशन वाला मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो घट जाता है और -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा ना तो कार स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा, वो फिर स्टार्ट नहीं होने वाला होगा। ठीक है, उसमें कोई ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन है जिसको स्टार्ट होने के लिए इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, जिसको से स्टार्ट नहीं होगा, इसीलिए इसको डाला जाता है। अगर केवल और केवल ऐसा सॉल्वेंट होता है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता, तो जब भी ठंडे का मौसम आता तो बहुत ज्यादा अपने कंट्री में भी देखा जाए, लेह लद्दाख में अब जाएंगे तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पता चले गाड़ी ही नहीं मूव करेगा। तो इसके लेकर के इसमें ये सॉल्यूशन मिलाया जाता है ताकि उसकी टेम्परेचर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो और कम हो जाए। हम पढ़ेंगे आगे चल करके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देखिए इसके लिए लिखते हैं हम लोग परसेंट W/V। ठीक है, अब इसके लिए मैं अभी बता दूं, परसेंट W/V का मतलब होता है कि x ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मैंने फिर से बताऊं, x ग्राम ये क्या है, दिया द सॉल्यूट है, और ये क्या है 100 ml सॉल्यूशन है। मैंने फिर से बताऊं, अगर ये ग्राम है ये ml में होगा,
अगर x केजी होगा तो यहां पे 100 लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये केजी होगा तो ये लीटर हो जाएगा, और ये ग्राम होगा तो ये ml हो जाएगा, बट ये नहीं मिलता है, ये मिलता है क्योंकि सॉल्यूट केजी में हम तो मिलाते नहीं, मिलता ही नहीं है। ऐसे हम लोग मैंने आपको मैं बता दिया, अगर ऐसा कहीं लिखा हो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हो तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। वेल, तो x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है 100 ml सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये होता है परसेंट W बाई V का मतलब यही होता है। देखिए क्या लिखा है, सी हियर another unit which is commonly used in medicine and the pharmacy is by mass by volume, यानी कि मेडिसिन और फार्मेसी में हम जब यूज करते हैं, कोई भी मेडिसिन में हम यूज करते हैं तो हम यही करते हैं, मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज यूज करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो देखिएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसका मींस यही होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि परसेंट W बाई V बराबर, हम अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम में, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml में इंटू 100। मैं नोट्स में लिखा दूंगा इस चीजों के लिए, आपके लिए वरी नहीं होने की जरूरत है। बस जितने सारा मैं अंडरलाइन किया हूं, जितने सारे हाइलाइटर से हाईलाइट किया हूं, उस चीजों को आपको हाईलाइट कर देना है और लेक्चर को प्रॉपर तरीके से सुनना है, ठीक है। अगर एक बार नहीं समझ में तो 2 बार सुने, 3 बार सुने, लेकिन लेक्चर को प्रॉपर सुने, ताकि जो एनसीईआरटी आपके दिमाग में बैठ जाए, एकदम बिल्कुल इमेज बन जाए। और उसके बाद से अगर बीच में कोई भी डाउट हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट पर मिलियन। देखिए पार्ट पर मिलियन जो होता है, पीपीएम इसको बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन को पीपीएम बोलते हैं। ये काफी ट्रेस अमाउंट में है, यानी कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट ही रहेगा। सपोज मैं आपको बात कर रहा हूं, आपके घर में टंकी है जो कि 1000 लीटर का है, उसमें ले जाकर के 1 स्पून की बात करें, या ये इवन ये होता 250 ग्राम क्या बोले शुगर डाल दें, क्या पानी मीठा लगेगा? इसमें से पानी मीठा लगेगा? 1000 लीटर में अगर डाल दिए और 250 ग्राम शुगर डाल दिए, मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। और इसको जब एक्सप्रेस करना होगा मुझे, इसके लिए यानी कि ये वॉल्यूम है, दी जाता वॉल्यूम तो सॉल्यूशन हो, यानी ml में हो गया, और ये ऊपर वाला में क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या डाला, शुगर डाला, यानी कि सॉल्यूट डाल दिया। तो इन दोनों को जब एक्सप्रेस करना होगा तो काफी ज्यादा, यानी कि ये वेट काफी कम है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो इसके लिए जब एक्सप्रेस करेंगे वेट बाय वॉल्यूम तो काफी माने निगेटिव में आ जाएगा, या पावर समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा। इसी को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि आसानी से जो समझ में आ जाए, तो हम लोग इस ट्रेस अमाउंट को 10 के पावर 6 से कहते हैं, दैट इज द पीपीएम, पार्ट पर मिलियन जब होता है तो उसमें 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करना। अभी तक मैंने फॉर्मूला दिखाया था, वेट बाय वेट इक्वल टू परसेंट वेट बाय वेट बराबर क्या था, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 करते थे, ऐसे निकाल देते आपने। अब मैं यहां पे अगर बोल देगा ना पीपीएम, तो कहेंगे वेट बाय वेट इंटू 10 के पावर 6, दैट्स ऑल। जहां पे आप 100 मल्टीप्लाई करते थे, वहां 10 के पावर 6 मल्टीप्लाई करें, दैट्स ऑल। बस पीपीएम इसी को बोलते हैं। ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो उसको बोलेंगे पीपीएम, उसी को बोलते हैं क्या, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। उसीलिए कहा जाता है 10 के पावर 6, काफी ट्रेस अमाउंट में होता है। मैं दिखाता हूं यहां पे, देखिए क्या होता है, सी हियर, यहां देखिए पार्ट्स में, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए ट्रेस, देखिए ट्रेस क्वांटिटी काफी कम मात्रा में होता है, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, काफी कम क्वांटिटी में होने की वजह से ये कन्वीनियंट है कि हम लोग पीपीएम में इसको एक्सप्रेस करें, पीपीएम में। एंड इट इज डिफाइंड है, देखिए पार्ट पर मिलियन बराबर नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट मतलब ये सॉल्यूट की बात कर रहा है। यानी कि यहां पे देखिए मैं बता रहा हूं, वेट भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। जो दिया होगा ऊपर में, जो दिया होगा तो नीचे में भी वही कंपोनेंट। देखिए क्या होता है, उसके बाद से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे में भी हम क्या लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। हमारे पास पीपीएम कितने चीजों में एक्सप्रेस होगा, तो W बाई W इंटू 10 के पावर 6। दूसरा पीपीएम किस में होगा,
तो v बाई वी इंटू 10 का पावर 6। तीसरा पीपीएम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, w बाई वी इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, इतने चीजों में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पे देखिए एक चीज आपने ये कह सकते हैं जे सर क्या इसको हम एक्सप्रेस कर दे क्या, पीपीएम इज इक्वल टू वी वाई एम इंटू 10 का पावर 6। नो, क्योंकि ऊपर में ml मिला रहे, ये इसके लिए ppm एग्जिस्ट नहीं करता, ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए केवल हम बात कर सकते हैं। इस केस में भी देखिए वेट बाय वेट लिखा हुआ, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि जो यहाँ पे क्या वाटर मिला देंगे तो ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, इससे भी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, इससे भी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो ppm हम जो ये करते हैं, ये लिखा हुआ ना ट्रेस क्वांटिटी, तो हमारे पास v बाई m इंटू 10 का पावर 6 इसके लिए नहीं होता है। 3 फॉर्मूला पीपीएम के लिए हमने बताया, दिस वन एंड दिस वन, मैं आपको नोट्स में लिखा दूंगा। इंटू 10 का पावर 6, ये देखिए इंटू 10 का पावर 6, पहले इंटू हम 100 करते थे, इसके 10 का पावर 6। आई होप सो आपको यहां तक का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहां पे देखिए, सी हियर, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द मास बाई मास टू मास। देखिए मास टू मास, वॉल्यूम टू मास, उसके बाद से क्या था मास टू वॉल्यूम। मैंने क्या बताया, वॉल्यूम टू मास बताया क्या, वॉल्यूम टू मास नो, मैंने बताया क्या मास बाय वॉल्यूम। ये देखिएगा ये वाला पोर्शन है, मास बाय वॉल्यूम है ना, तो मास बाय वॉल्यूम को, उसके बाद से क्या लिखा हुआ, ए लीटर ऑफ सी वाटर। ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ, विच वेट के लिए कितना दिया हुआ 1030 ग्राम, कंटेन अबाउट 6 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम। देखिए कितना कम है, इतना ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या बोलता है ऑक्सीजन इतना ग्राम, 6 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन O2। सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8, ये देखिए ऐसे 5.8 ग्राम पर 10 का पावर 6 ग्राम, यानी कि इसको अगर लिखना होगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर या एटमोस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द ग्राम, माइक्रोग्राम पर ml या ppm। इतनी सारी चीजों को पढ़ लिए, समझ में कुछ नहीं आया। देखो इधर क्या होते हैं, ये एक साफ क्या क्या बोला है इसके लिए मैं बता रहा हूं। लिखा ए लीटर ऑफ सी वाटर, अगर आपने एक सी वाटर को 1 लीटर आप लेते हैं तो उस केस में देखा गया है ये 6 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व है। ठीक है, ठीक है, तो अब में क्या क्या मिला भी इसके लिए, तो अब क्या करेंगे कि सॉल्यूट का वेट है, तो यहां पे लिखा 6 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम, आप सॉल्यूट का वेट लिखे, नीचे में क्या लिख देंगे हम, अब यहां पे देख लीजिएगा ए लीटर ऑफ सी वाटर इतना लिखा हुआ, विच वेट, इसका मतलब कि ये 1 लीटर का जो सी वाटर है इसमें और भी कंपोनेंट है, कुछ कुछ डिफरेंट कंपोनेंट है, तो उस केस में बोलता है इसका पूरा वेट जो निकाला गया है तो वो होता 1030 ग्राम। तो क्या निकाला आपने, वेट ऑफ द, दीज आर द सॉल्यूट एंड दीज आर द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, इसको निकालने के बाद जब इसको एक्सप्रेस किया, देखिए यहां पे मैं लिख दिया हूं, देखिए वेट ऑफ द सॉल्यूट, यहां पे देखो राइट साइड में वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूशन, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 10 का पावर -3, ये तो ऑलरेडी आया है, ये 10 का पावर -3, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना इसको, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। ये आने के बाद आप फिर से यहां पे लिख सकते हैं क्या, वंस अगेन ये 10 का पावर -3 है। अब देखिए ये पॉइंट यहां पे पड़ा हुआ है, तो 1 2 3, यहां पे 5.8 इंटू 10 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर 3, 10 का पावर -6 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 10 के पावर -6 है, हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया आपको, ये बताया क्या कि सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेट इंटू 10 का पावर 6, ऐसा बताया था। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि जो 10 का पावर -6, ये जो 10 का पावर -6 होता है, ये होता है, यानी कि जो हम क्या किए भाई, ये देखो ये किया ना मैंने। अच्छा चलो यहाँ पे एक बार और डेफिनेशन देके देखा, तो ये देखिएगा थोड़ा सा प्लीज याद है, देखो पीपीएम बराबर क्या बोल रहे थे, बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट कर दूं मैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, सॉरी वेट नहीं दिया ना, हाँ वेट दिया, सॉरी वेट ऑफ
सॉल्यूशन कर दूं मैं इंटू 10 का पावर 6। आप कहेंगे सर ऐसे बना दो, ठीक है ऐसे बना दो। यहां पे लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पे लिखा वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या किया भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन किया ना आपने, तो आपने निकालते निकालते आया और यहां तक आ गए, यहां तक आ गए ना, ठीक है। अब देखो ये वाला जो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ppm बाई 10 का पावर 6 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझ में आ रहा है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो कर सकते हैं। अब यहां पे जब करने के बाद से तो इसका वैल्यू कितना आया आपके पास, बोलो इसका वैल्यू कितना आया, वेट ऑफ इसमें यहां पे लिखिए, देखिए 5.8 इंटू 10 का पावर -6 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये ppm, सॉरी एक मिनट इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, ppm इंटू 10 का पावर -6 लिख सकते हैं, ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हुआ 5.8 इंटू 10 का पावर -6, ये 10 का पावर -6 10 का, यानी कि ये क्या मिला साहब, ppm इक्वल टू 5.8, यस सर नो। यही चीजें यहां लिखा हूं मैं, और कुछ नहीं लिखा, यहां पे लिख दिया मैंने। आपको सिंप्लीफाई करके ये चीजें लिखा हुआ, बुक में इतनी सारी लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखता। आप कैसे समझेंगे चीजों को, एक लाइन में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पाते ये क्या एग्जांपल दिया हुआ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है आपको। जो वेट बाय वेट निकालेंगे तो आपके पास फाइनली ये आएगा, पीपीएम का फॉर्मूला निकालिए, वेट बाय वेट के जगह पे भी रख दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा आपके पास। वेट बाय वेट के लिए ऐसे भी जानते हैं, पीपीएम बराबर क्या है, वेट बाय वेट के रेशियो में क्या होता है 5.8 इंटू 10 का पावर -6, और हमारे पास वेट बाय वेट रेशियो हो गया, और यहाँ पे 10 का पावर 6 तो होता है, ये दोनों कट जाएगा तो भी पीपीएम बराबर आ जाएगा। वो भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। तो ये आपके लिए समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पीपीएम। माइक्रोग्राम पर ml का मतलब क्या हुआ भाई, माइक्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, 10 का पावर -6 ग्राम, ये माइक्रोग्राम 10 का पावर -6 ग्राम को इसी को लिख सकते हैं माइक्रोग्राम लिख सकते हैं क्या, ये 10 का पावर -6 को माइक्रो लिखते हैं, माइक्रोग्राम लिखते हैं, और पर ml लिखा हुआ है, तो पर ml बोले तो क्या ये जो वॉल्यूम था, क्योंकि जो ऊपर में ये ग्राम में एक्सप्रेस है तो ये ml में होगा ना, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, इसी ppm को, ये अगर छोटा सा लैंग्वेज में बताऊं तो इसी ppm को हम बोलते हैं माइक्रोग्राम पर ml बोलते हैं, या माइक्रोग्राम ml भी बोल दीजिए, माइक्रोग्राम ऐसे लिख दीजिए ml, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी भी, ये तो समझ गए, आई होप सो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, अगर कभी भी सपोज दैट 5.8 ppm लिखे, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग आपको हमेशा यह समझना है कि ये ppm जब लिखा है तो 5.8 ग्राम प्रेजेंट है 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। हमने पहले, इससे पहले क्या लिखता था 100 में, क्यों 100 में लिखने का पीछे कारण क्या था, यहां पे देखिए, क्योंकि हमने क्या करता है वेट बाय वेट इंटू 100 करते थे ना, यहाँ पे परसेंटेज 100 में निकाल देते ना, इसीलिए कहते थे जो x ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन, ऐसा बोलते थे। राइट नाउ अब क्या कर रहे हैं, वेट बाय वेट इंटू 10 का पावर 6 कर रहे हैं, दैट्स वाई क्या करेंगे, x ग्राम प्रेजेंट होता है 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये बस इतना ही डिफरेंस, जब भी पीपीएम बोलेगा तो आप करेंगे थोड़ा सा, अगर आप आईआईटी के लिए टच में करेंगे तो ये पूछा था पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, एडवांस में पूछा था पार्ट्स पर बिलियन, आईआईटी में जो सेकंड फेज का एग्जाम होता है एडवांस का, उसमें पूछा था, आप तो जानते हैं 12th क्लास के हैं, तो इसमें एडवांस के लिए जो पूछा था तो उसमें बोला था क्या, पीपीबी के बारे में पूछा था, बस इतना ही। बी का मतलब होता है 10 का पावर 8, दैट्स ऑल, यानी कि 10 का पावर 6 यहां करते थे, वो पूछ दिया था क्या, वेट बाय वेट इंटू 10 का पावर 8 कर दीजिए तो पीपीबी निकल जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है ठीक है। ये चीजें आप समझ गए। ये जो कैलकुलेशन जो किया हूं मैं, ये जो कैलकुलेशन जो किया हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था ताकि जे आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, यहां टर्म ही आता है फ्रैक्शन टर्म। अच्छा ये चीजें आपको एक चीज बता दूं, आपको अगर कभी भी समझ में नहीं आया, चाहे किसी तरह से डाउट हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे,
और कुछ भी उससे रिगार्डिंग होगा, मेरे पास मेल आईडी भी है नीचे में, अगर उसके लिए मेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे, मेल आईडी पे भी आप मेल करेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या लिखा है, कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स। ये इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन का सिंबल ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद से एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोट द कंपोनेंट। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये देखिएगा, जब लिखते हैं वहां पे ना तो ऐसे लिखते हैं एक्स ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, जे ए का हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें, या यूं कहें जे एक्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे, तो यानी कि ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है। उसीलिए बोलता है राइट साइड में जब सबस्क्रिप्ट में जो लिखते हैं वो बताता है जो कंपोनेंट का नाम की बात कर रहे हैं। जैसे आप लिख देंगे एक्स ऑफ सॉल्वेंट तो भी चलेगा, ये एक्स ऑफ सॉल्वेंट बोले तो क्या, ये आपको क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पूछा गया है। इसीलिए यहां पे लिख दिया मैंने एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ बी, तो ये ए कंपोनेंट बता रहा है, ये बी कंपोनेंट बता रहा है, यही चीजें आपको बता रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, यहां आप देख लो पहले, उसके बाद फिर बताता हूं आपको। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या बोलता है, सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बोला है, यानी कि एक्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों ही। यानी कि यह देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ कंपोनेंट क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मींस व्हाट, अगर हमने ले लिया सपोज यहां पे ले लूं, और ये देखो यहां पे मैं डाल दिया ए और डाल दिया बी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। ए को बोले तो H2O जो होता है उसको ए मान लिया, और कुछ भी ले ले, शुगर मान ले चाहे ग्लूकोन कुछ भी मान ले, तो दैट इज द बी मान ले, ठीक है। तो हम एक्स ऑफ ए निकालना होगा, तो हम लिखेंगे एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि जो हम टोटल की बात करें, नीचे में लिखा है टोटल, ठीक है। सेम है एक्स ऑफ बी बराबर निकालना होगा तो क्या समझेंगे, तो एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, माने नीचे में बिल्कुल सेम रहेगा। पहली बात ये तो आप समझ गए। दूसरी बात, जितने भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो सबका सम ए 1 के बराबर होता है, यानी कि एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ऑलवेज। केवल एक्स ऑफ बी, एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ बी की बात नहीं करूं, अगर 10 कंपोनेंट होता ना तो उन 10 कंपोनेंट को जोड़ते या जोड़ करके इक्वल टू 1 करते। मैं दिखा देता हूं आपके लिए। यहां पे क्या समझ में आया, यहां पे ये समझ में आया आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100 नहीं करना है। मैं फिर से बताऊं, ये परसेंटेज की बात नहीं है, इसके लिए यूनिट क्या होगा, कुछ होगा क्या, नहीं होगा। ऊपर में भी मोल, नीचे में भी मोल, खत्म, मोल कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल में लिखा है इन ए बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, दो कंपोनेंट से मिलकर बना। ये देखिए एक कंपोनेंट यहां पे, एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट को मिलकर के बाइनरी मिक्सचर बनता है। इन ए बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, एंड बी आर एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, द मोल्स ऑफ ए विल बी, तो अब क्या करेंगे, द मोल फ्रैक्शन बोला, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, तो मैं देख लीजिए एक्स ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट वी हैव। आई का मतलब क्या, आई के बोले तो क्या, नंबर ऑफ बहुत सारे ज्यादा है, इनकी 4 5 6 7 जो भी होगा। तो देखिए अब यहां पे फॉर ए सॉल्यूशन में कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वी हैव कैसे बोलेंगे, तो एक्स ऑफ आई निकालना होगा, तो एन ऑफ आई, यानी कि यहां पे ए रखेंगे तो ए रखिएगा, यहां पे बी रखिएगा तो यहां बी रखिएगा, कुछ भी रखे, और 1 2 3 4 4 अप टू आई तक यहां तक जाइएगा। यानी कि ये ऊपर में कंपोनेंट के बारे में यहां पे वही लिखेंगे जिसका यहां पे मोल फ्रैक्शन के बारे में लिखेंगे। तो इसी के लिए यहां लिखा हुआ एन ऑफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई। एन आई मतलब क्या हुआ, 1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। यस सर नो, ठीक है। नेक्स्ट बात करने, इट कैन बी सो दैट
इन द गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल, ये देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ऑल द मोल्स फ्रैक्शन इज यूनिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मोल फ्रैक्शन चाहे जितना भी हो, x1 हो, x2 हो, x3 हो, x4 हो, सबका समेशन इक्वल टू 1 के बराबर होगा। इसका मतलब देखिए, अब मैं थोड़ा सा सिंपल बता, अगर x ऑफ 1 प्लस x ऑफ v इक्वल टू 1 हुआ, अगर ये 1 हुआ, तो किसी भी तरीके से अगर x ऑफ a बराबर आपने निकाल लिया 0.3, तो x ऑफ b क्या हो जाएगा बोलो, तो इसी में से ये कर दीजिए 1 माइनस एक्स ऑफ a एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 एंड दैट इज इक्वल टू 0.7। यस और नो, हाँ या ना बोलिए जी। ऐसे कर पाएंगे आसानी से, बहुत इजी, इट्स वेरी इजी, कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा क्या होता है, यूजफुल है। कौन सा, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल, कौन सा, मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है वो यूजफुल कैसे है दिखाता हूं। इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी को रिलेट करता है, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन दिया है, सपोज द एम ऑफ ए इक्वल टू 0.5 दिया है सपोज, तो कहता है क्या कि रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, तो देखिए यहां पे क्या लिया, से वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। तो मैं वेपर प्रेशर जब बताऊंगा तो बताऊंगा वाकई ये रिलेट करता है, लेकिन आपको यहां हिंट दिया है ज्यादा मोल फ्रैक्शन जो यूनिट है वो काफी यूजफुल हमारे लिए है, क्योंकि हमको अगर वेपर प्रेशर पता, मोल फ्रैक्शन पता है, तो वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है जो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो वही चीजें लिखा है, वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है पहली बात, एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर, यानी कि ये गैस का मिक्सचर जो होता है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलता है अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है। तो सपोज दैट मोल फ्रैक्शन ए का पता है तो बी का पता चल जाएगा, और इससे हम कैलकुलेशन में भी इजी होता है, वेपर प्रेशर के भी लिए कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो हम आगे जब बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चले हम नेक्स्ट क्लास में यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में ये सब चीजें देखेंगे, उसके बाद से हम यहां से नेक्स्ट क्लास में इतना आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास यहां से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों के लिए एनसीईआरटी पढ़ने में, जिन बच्चों के लिए एनसीईआरटी के अलावा चीज़ों को समझने में दिक्कतें होती है, तो प्लीज़ आप उन तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जब तक आप कमेंट में नहीं बताएंगे मेरे के लिए इशू अपना नहीं बताएंगे, जी सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तब तक मैं आपको कैसे हेल्प कर पाऊंगा। तो प्लीज मैं आपके लिए हूं, आपके हेल्प के लिए हूं। आप कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो, जो भी हो, बेहिचक करें, क्योंकि मैं आपको कुछ करने ही लेने ही जा रहा हूं। बहुत सारे लड़के होते हैं जो डरते हैं, जिस सर को मैं कमेंट करूं, चाहे ऐसे करूं वैसे करूं। नो, आप वहां बैठे हुए हैं, आपको जो भी इशू है, देखिए कहीं ना कहीं ये फियर को दूर करना पड़ेगा। जब तक आप फेस नहीं करेंगे इस चीजों को, तब तक हम बहुत अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई आप बेहिचक आप कमेंट तो करें, एक बार कमेंट करें क्या है क्या नहीं है, आपको कितना फ्रूटफुल है, ठीक है। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।